पोखरियाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके बारे में बड़े सारे लोग सोचते हैं कि बहुत ही ड्राई मिनिस्ट्री है, पर दिलचस्प बात यह है कि आपका खुद से एक बड़ा पर्सनल रिलेशन है इस मिनिस्ट्री के साथ। पहले तो हमारी जो यहाँ पे दर्शक है, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनके बारे में उनसे आप अपने पर्सनल जो कनेक्शन है इस मिनिस्ट्री के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने कहा है कि मेरा व्यक्तिगत जो शिक्षा से जुड़ाव रहा है, तो आपको तो मालूम है कि मैं एक अध्यापक शिक्षक से लेकर के और शिक्षा मंत्री तक की मेरी यात्रा रही है। स्वाभाविक ये है, शिक्षा मेरा जब मैं शिक्षक रहा हूँ तो शिक्षा मेरा महत्वपूर्ण विषय रहा ही होगा। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा बिंदु है जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, देश और दुनिया को किसी भी स्थिति में और कहाँ तक भी ले जा सकता है। जितने लोग शायद आज हम यहाँ पर बैठे हैं, शिक्षा ही हमको यहाँ तक लेकर के आई है। शिक्षा भी किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी होती है और जिसके आधार पर वो व्यक्ति खड़ा होता है। जहाँ तक आपने शिक्षा का विषय बताया है, ये जो देश है ये हमेशा से ही पूरे विश्व को ज्ञान में, विज्ञान में, इस देश में सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक इस देश में तो पैदा होता है। आर्यभट्ट अंक गणित को देने वाला और बीज गणित को देने वाले जितने वैज्ञानिक पूरी दुनिया को इसी देश में पैदा होता है। आयुषो वेदा आयुर्वेदा, जो आयु का विज्ञान जिसको कहते हैं, जिसके पीछे आज सारी दुनिया खड़ी है, उस चरक ऋषि की भी जन्मस्थली यही देश होता है। और जिस योग के पीछे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया, क्योंकि हमने मनुष्य को ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति माना है और इसकी रक्षा के लिए हमने संकल्प भी हमेशा से लिए, जैसे मैं भी कह रहा था। तो योग के पीछे भी यदि आज पूरी दुनिया, तो पतंजलि ने भी यही जन्म लिया, यदि रसायन शास्त्री नागार्जुन ने भी यही जन्म लिया, ऋषि कणाद जो अणु और परमाणु का परीक्षण करने वाला ऋषि कणाद भी यही हुआ, भास्कराचार्य जैसा वैज्ञानिक भी इस धरती पर पैदा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस देश में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, तब दुनिया में कौन सा विश्वविद्यालय था बताएं? पूरी दुनिया तो हमारे देश में आकर के पढ़ती थी। एतत् देश प्रसूत तस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरितम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पूरी पृथ्वी के लोग हमारे यहाँ आकर के सीखते थे। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, आचार, विचार, व्यवहार और जीवन मूल्य, ये सब हमारे यहाँ से लेकर के जाते थे। आपने तक्षशिला, नालंदा की बात की, पर ये चीज़ों के बारे में जब आज बात होती है तो ये कहा जाता है, खास तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो इस मंत्रालय के बारे में विशेषकर ये बोला जाता है कि ये एक संघ का प्रोजेक्ट की कार्यशाला बन जाती है। क्या होता है? शिक्षा मंत्रालय है, HRD मंत्रालय है, उसका भगवाकरण किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, भगवाकरण माने क्या? जो लोग इन सवालों को करते हैं उनकी क्या परिभाषा है? जैसे क्योंकि यदि मैं विश्व गुरु भारत की बात करता हूँ, कि पूरी दुनिया अंग्रेजी में बात कर रही है, आप संस्कृत की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया विज्ञान की बात कर रही है, आप संस्कार की बात कर रहे हैं, तो इसको भगवाकरण कहा जाता है। तो यही तो परिभाषा खराब है। और बहुत अच्छा विषय उठाया आपने, बहुत अच्छा विषय उठाया। ये आपने दो विषय उठाए कि जब आज अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, तब आप संस्कृत और हिंदी की बात कर रहे हैं, और जब लोग विज्ञान की बात कर रहे हैं, तब हम संस्कारों की बात कर रहे हैं। यही तो हमारी ताकत है। आपको मालूम है कि अंग्रेजी ज्ञान नहीं है, अंग्रेजी एक भाषा है। और हमने ये जो नई शिक्षा नीति है, हम मातृभाषा, प्रारंभिक शिक्षा हम मातृभाषा से लेकर लाए हैं। इसलिए लाए हैं कि यूनेस्को सहित पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा है कि जो बच्चे का विकास, जो मस्तिष्क का विकास है, वो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच ही होता है। इसलिए हम उस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं। 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, या प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भी किसी को अपनी मातृभाषा में करना होगा तो करें। हमारे पास तो हमारे भारत के संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को दिया है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़,
गुजराती, मराठी, असमिया, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, लगभग 22 भारतीय भाषाएं हैं। ये हमारी खूबसूरती है। ये भाषा केवल भाषा नहीं होता है, इसमें ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, आचार होता है, व्यवहार होता है, परंपराएं होती हैं। और इसीलिए हमारे इन भाषाओं में, मातृभाषा में शिक्षा को लेकर के कि जितनी अभिव्यक्ति वो अपनी भाषा में बोल सकता है, उतनी थोपी हुई और सीखी हुई भाषा में नहीं दे सकता। और दूसरी बात, जो आप जैसे विचारों के कुछ लोग, आपके विचार नहीं, जो यहाँ के आपके विचार हैं, तो मैं तो आपको जवाब देना चाहता हूँ, और यदि औरों के विचार को आप मेरे साथ बांटना चाहते हो तो उनको अनुरोध करना चाहता हूँ। जब हम नई शिक्षा नीति को लाए थे और हमने मातृभाषा की बात की, तो तमाम तथाकथित प्रगतिशील कुछ लोग इस देश 133 करोड़ लोगों का देश है, उसमें यदि कुछ किसी ने कह दिया उसको मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लेता। लेकिन ये निशंक जी, आप एक इंटरनेशनल स्थिति की बात कर रहे हैं, जिस नई पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल स्तर पर ले जाने की बात कर रहे हैं, फिर आप अंग्रेजी का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनसे अनुरोध किया, हमने कभी अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, कभी भी नहीं। पूरी दुनिया की भाषाओं को सीखो ना, अंग्रेजी क्यों? लेकिन मैंने उनसे पूछा कि अपनी मातृभाषा में जापान शिक्षा देता है, वो आपसे किसी से पीछे? अपनी मातृभाषा में जर्मनी शिक्षा देता है, वो किसी से पीछे है? अपनी मातृभाषा में ये इंग्लैंड शिक्षा देता है, ये किसी से पीछे है? अपनी मातृभाषा में फ्रांस शिक्षा देता है, ये किसी से पीछे है? हमसे बाद आज़ाद होने वाला इज़राइल, जिसकी संस्कृति, शिक्षा और भाषा तबाह हो गई थी, और हमारे बाद वो स्वतंत्र हुआ, उस इज़राइल ने डे 1 से अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी। क्या वो इज़राइल किसी से पीछे है? तो फिर इस देश के अंदर ये क्यों तर्क दिया जा रहा है? सिर्फ हिंदी की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ जितनी भारतीय भाषाएं हैं उनको हम प्रमोट करें, ये बहुत अच्छी बात जी। है। पर व्यावहारिक तौर पर हमारे कंट्री में जो आपका प्राइवेट जॉब्स है, ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज आती हैं, अगर उनमें हम नौकरी ढूंढने जाते हैं, हम वहाँ काम करते हैं, तो उनके लिए तो सूत्र अंग्रेजी ही होगा। इसीलिए आपको भी अपना मन बदलना पड़ेगा। आप जैसे लोगों के मनों ने ये देश पीछे किया, कारण बुरा मत मानेगा। ये देश 135 करोड़ लोगों का देश है। अरे इस देश में व्यवसाय होता, आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था और दुनिया के लोगों ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात की थी, हम नौकरी नहीं देंगे, हम अनुदान नहीं देंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ताकत के साथ कहा है, कोई चिंता नहीं, मेरा देश मेरे साथ है। और उन्होंने 2 ही सूत्र दिए, न कोई आयात होगा देश के अंदर और न कोई निर्यात होगा, और देश खड़ा हो गया। बाहर दुनिया के तमाम देशों को जो लोग संपादकीय जैसे में लिखते थे कि अब देश का हित हो जाएगा, दुनिया 133 करोड़ लोगों का ये देश, बहुत सारे देश तो हम पर चलते हैं, न आयात हुआ न निर्यात हुआ। 6 महीने के अंदर अंदर जो लोग प्रतिबंध लगाने की बात करते थे, उन्होंने घुटने टेककर अटल बिहारी वाजपेयी जी को सलाम किया था या नहीं किया था? हमारी ताकत है साहब। अब मेरे देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, खड़े होंगे ना। हम दुनिया के आधार पर खड़े नहीं होना चाहते, दुनिया से भी आगे जाना चाहते हैं हम खड़े होंगे क्योंकि हमारी ताकत है। और जहाँ तक आपने ये कहा, ये जो अभी दुनिया की नौकरियों की बात कर रहे हैं, मेरी हिंदुस्तान से पढ़ने वाले, मेरे IIT और NIT से पढ़ने वाले, मेरे CU से पढ़ने वाले बच्चे तो आज दुनिया के बड़ी बड़ी जितने भी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल जैसी कंपनियों के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। मेरे देश की शिक्षा भी और सुदृढ़ मुझे करनी है, लेकिन अपने देश की मानसिकता चाहिए। इसीलिए हम भारत केंद्रित शिक्षा नीति को लाए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ चंद लोगों को छोड़ दें, पूरे देश इकट्ठा हो गया। उसको लगा देश की आज़ादी के बाद नहीं, लाड़ मैकाले के आने के बाद पहली बार हिंदुस्तान की अपनी शिक्षा नीति हो रही है। ये हमारी शिक्षा नीति। धर्मेंद्र प्रधान जी, जिस तरह से तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीचे आ रही हैं, मुझे लगता है कहीं नहीं कहीं राम जी की कृपा तो बीजेपी पे है, पर क्या ये वोटों में तब्दील होगी? क्योंकि दीदी
हमेशा ये कह रही हैं कि आप टूरिस्ट गैंग हैं, दो बीजेपी के नेता हैं, टूरिस्ट गैंग हैं, आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल की बेटी है और वही उनके साथ रहेंगी। इनके इस कटाक्ष को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कोई भी अशालीन और अरुचिकर बात को पसंद नहीं करता हूँ, कोई भी कहे। ममता जी हमारी बड़ी दीदी है, आदरणीय है, लेकिन उनकी जैसे बड़े नेतृत्व से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी, हम उनके शत्रु नहीं, हम उनकी प्रतिद्वंदी, हम उनकी प्रतियोगी हैं। हमें इस प्रकार की भाषा कोई भी कहे, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। बाकी रहा टूरिस्ट दीदी कुछ दिन के बाद विश्राम पे जाएंगे, उनको मैं न्योता देता हूँ। वो दीदी जगन्नाथ जी की शरण में आएंगे, कलकत्ता से वो पूरी बहुत दूर नहीं है, उड़ीसा आए, हम उनकी सत्कार करेंगे, उनकी स्वागत करेंगे, उनको वहीं विश्राम करना पड़ेगा। बंगाल में परिवर्तन अवश्यंभावी है, बंगाल की जनता की लड़ाई निश्चित रूप में हम जीतेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी, ये इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2021 है, तो कुछ आर्थिक सवाल पूछने आपसे ज़रूरी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कई बार अपील की है आपने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी, कि ओपेक कंट्रीज़ को सप्लाई को देखकर थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जो कोविड के समय में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ताकि प्राइसेस पर थोड़ी सी मॉडरेशन हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत सऊदी अरेबिया से तेल लेने में थोड़ी सी कमी करेगा, क्योंकि वो आपकी इस सुझाव को, इस रिक्वेस्ट को मान नहीं रहे हैं इस वक्त? नाविका जी, देखिए, भारत अपने हितों को रखते हुए अपने कूटनैतिक और अर्थनैतिक सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेगा। और मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, भारत अपने लोगों की इंटरेस्ट, हम एक कंज्यूमिंग कंट्री है, लंबे समय तक अपने एनर्जी कमोडिटी को हमको बाहर से लाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो बाजार में हमको सस्ता सुलभ देगा, जो भी देगा, हम उनसे तेल लेंगे। हमारी वही प्राथमिकता है, वो जो भी देश हो, और उसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। Is it true that that is the reason that in February the United States was India's second largest supplier of oil, beating Saudi Arabia to the position? Are you saying that there are strategic conditions in which India wants to be closer to the United States than to Saudi Arabia at this point in time? Navika ji, it's not issue of we are going to be closer to whom. Issue is who is going to serve our interest. Today, Iraq is the #1 supplier of our requirement. We are taking substantial amount for UAE also. UAE is a very reliable partner of India in oil supply, crude oil supply. We are taking, we have some uptake conditions with Kuwait also, from certain African countries also. We are open, we are a free market. Our oil marketing company or private sector oil majors are free to take oil from any part of the world, whichever country will provide favorable business terms, whether it is America or Iraq or UAE or Saudi Arabia. India's common interest, Commonwealth's interest is paramount in our decision. I want to also ask you a question. Is India currently using its strategic petroleum reserves? I ask you this because Saudi Arabia's rather stern response to your requests for increasing demand have been met with some degree of coldness. Are we on to our strategic reserves at this point in time? Nabika ji, that was not a cold statement. That was in a way undiplomatic answer by some of our close friends. I politely disagree with that kind of approach. Certainly, India has its own strategy when and how to use our own storage, and we are conscious about our interest. I want to ask you, as far as dependence on imports is concerned, it has been the target of Prime Minister Narendra Modi and yourself to build up India's energy security. However, instead of being able to reduce our dependence on imports, our dependence has only increased. Are we in a position to say that our strategic attempts to reduce import dependence have not ended in any kind of success? Have we gone wrong in our strategy somewhere? Is there a need for a relook at the policy India has been working on over the last 5 to 6 years? Navika ji, you have put a very apt question. The answer is yes and no. Nothing went wrong. We are very much on the track. Yes, our certain commodity
due to our increasing demand, because if we compare our demand with the global condition, we are 1/3 of the global average, consumption average. Still, we are the number 3 energy consumer. In the next 2 decades, our energy consumption will be multifold. India is the only energy market where our consumption will increase. In crude oil, we are dependent. But I can share you with one good information. Today, India is one of the major producer of solar energy. India is moving towards ethanol blending program. India is moving towards conversion of biodiesel. India is moving towards compressed biogas. India is, in this budget, India has formed the National Hydrogen Mission. That means, and Prime Minister recently in one of our interaction, in one of our platform, very categorically give us a roadmap. By 2030, India will be producing, India will have capacity of 40% of renewable energy capacity in its energy requirement. That means in certain area, India is going to convert more towards our incremental requirement will be come from renewable energy verticals, whether it is biofuel, biogas, solar or wind energy. These are the new area, and using all this energy will convert to hydrogen as energy, and these are the new technology, innovation, new business plan, new policy reform are the roadmap of Indian energy journey. So we can't say we have to change any strategy. We have to reduce our import dependency, adopting a different route altogether. Mr. Dharmendra Pradhan, Finance Minister Nirmala Sitharaman on various occasions when fuel prices have been raised has come out and said it's a vexatious issue and it needs to be discussed with states. ज़्यादातर यही देखा गया है कि सेंटर की तरफ से अगर दाम बढ़ते हैं तो एक टोपी पहनाई जाती है स्टेट्स के ऊपर के स्टेट्स तो टैक्स कम कर सकते हैं, और ये टोपी पहनाना स्टेट से सेंटर, सेंटर से स्टेट पर चलता रहता है और आम आदमी इस पर पिसता रहता है. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इज देयर एनी अटेम्प्ट टू हैव द Ministry of Petroleum, the Finance Ministry at the center and states on the talking table to find out some sort of a mechanism, whether it is bringing petroleum products under GST or whether it is in the rationalization of duties on fuels. Is there any attempt being undertaken to resolve this so-called vexatious problem? नाविका जी, एक विषय को मैं आपकी टीवी की, आपकी प्लेटफॉर्म पे पहले भी कहा हूँ, आज उसको फिर आपने मौका दिया, मैं उसको दोहराना चाहूँगा. वित्त मंत्री जी ने सही कहा, इस विषय को कोई आइसोलेशन में निर्णय नहीं किया जा सकता है, ना हम किसी को टोपी पहनाते. हमने कभी इस विषय को स्वीकार करने में द्विधा नहीं किए हैं. हाँ, हम कुछ टैक्स कलेक्शन करते हैं. जो आज टैक्स कलेक्शन होती है, ज़्यादातर टैक्स स्टेट की अपने हिस्सा और भारत सरकार की कलेक्शन से स्टेट को कंट्रीब्यूशन, ये दोनों मिलाए तो स्टेट की जो खर्चे हैं, स्टेट की वेलफेयर कमिटमेंट है, स्टेट की डेवलपमेंटल कमिटमेंट है, स्टेट की वेज एंड मीन्स है, ये सारे में पेंशन है, इकोनॉमी को रनिंग करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है उसमें रिसोर्स लगती है. उस रिसोर्स के एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, बड़ा आमदनी एनर्जी कमोडिटी से होती है, उसमें से कुछ छुपाने के लिए बात नहीं है. लेकिन हमें एक ध्यान देना पड़ेगा कि सारे करते करते कभी मुद्रास्फीति ना बढ़ जाए, ना गड़बड़ा जाए. आज हमारी इन्फ्लेशन वेल विद इन द कंट्रोल है, 3.5-4% के अंदर है. ये हमारी सबसे बड़ा टारगेट है. हम इस विषय को खुले मन से कोई भी प्लेटफॉर्म पे किसी को दोष देने से कम मेरा एक मत बहुत कैटेगरिकल है कि इसको कोई कम करे, कोई बढ़ाए, ये विषय नहीं है. विकास होते रहना चाहिए. इकोनॉमिक डिफिकल्ट टाइम है. कोरोना के पीरियड में निजी क्षेत्र की खर्चे घटे हैं, उनकी मन में अभी कॉन्फिडेंट आना बाकी है. क्या अर्थनीति को हम स्थिर कर दें? अर्थनीति को 35,000 करोड़ रुपया हमने कोरोना की टीका में खर्चा कर रहे हैं. हमने कैपेक्स, भारत सरकार जो अपने पूंजी लगाती है, 34% पिछले बजट से इस बार ज़्यादा हमने खर्चा किए. 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रेलवे में, रोड में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हमने खर्चा बढ़ाई है. राज्यों को ज़्यादा पैसा दिए. उसकी अर्थ हमको इकोनॉमी को चलाना है. ये कोई छुपाने के लिए विषय नहीं है.
मुद्रास्फीति नियंत्रित है। बाकी कभी समय आएगा, आज तो प्राइस थोड़ा धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगा है, लेकिन अभी अगर ग्राहकों को चुभेगी इस विषय पे फिर हम राज्यों में बातचीत भी कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, अंत में आपसे एक ही सवाल पूछूंगी, नंदीग्राम में कौन जीत रहा है, ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी? नंदीग्राम में नंदीग्राम की जनता जीतेगा, उसके प्रतिनिधि श्री शुभेंदु अधिकारी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।